नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे युवाल नोआ हरारी की शानदार किताब सेपियंस के तीसरे पार्ट के बारे में, द यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। पिछली दो पार्ट्स में हमने देखा कैसे हमारी सोच बदली, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, और कैसे हमने खेती करना शुरू किया, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, भले ही उसमें थोड़ी धोखाधड़ी भी थी, है ना। अब तीसरे पार्ट में कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। कैसे अलग अलग इंसानी सोसाइटीज धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगीं, क्या वो प्यार से हुआ या किसी और वजह से। चलिए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, द एरो ऑफ हिस्ट्री, ये टाइटल सुन के कैसा लगता है? हिस्ट्री कोई आर्चर है जो तीर चला रहा है? वेल, कुछ कुछ वैसा ही। हरारी यहाँ ये आर्ग्यू करते हैं कि अगर हम थोड़ा जूम आउट करके देखें, लाखों साल की ह्यूमन हिस्ट्री को एक बर्ड्स आई व्यू से देखें, तो हमें एक पैटर्न दिखेगा, एक ट्रेंड नजर आएगा। वो ट्रेंड क्या है? वो है धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ना और यूनिफिकेशन की तरफ बढ़ना। मतलब पहले दुनिया में हजारों छोटी छोटी एकदम आइसोलेटेड ह्यूमन कल्चर्स थीं, सबकी अपनी अपनी बिलीव्स, अपने अपने देवी देवता, अपने अपने इलाके। लेकिन स्लोली स्लोली ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ये छोटी छोटी यूनिट्स आपस में मर्ज होने लगीं, बड़ी यूनिट्स बनने लगीं। कल्चर्स आपस में टकराईं, मिलीं, कभी पीसफुली तो अक्सर वायलेंटली, बट द नेट रिजल्ट, दुनिया में कम लेकिन बड़ी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटीज बनने लगी। इमेजिन करो जैसे हजारों छोटी छोटी नदियां हों, सब अपनी अपनी डायरेक्शन में बह रही हैं। कुछ सूख जाती हैं, कुछ दूसरी नदियों से मिल जाती हैं, और आखिर में कुछ बड़ी विशाल नदियां बनती हैं जो एक कॉमन डेस्टिनेशन समंदर की तरफ बढ़ती हैं। ह्यूमन कल्चर्स भी कुछ ऐसी हैं। देयर इज अ डायरेक्शन, एक फ्लो है ग्रेटर इंटरकनेक्टेडनेस की तरफ। ये कोई सीक्रेट प्लान नहीं है, कोई ग्रैंड डिजाइन नहीं है, बल्कि ये हिस्ट्री का एक नेचुरल टेंडेंसी जैसा है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन हिस्ट्री तो इतनी कियोटिक है, इतनी लड़ाइयां, एम्पायर्स का बनना बिगड़ना, इतने रेवोल्यूशंस, इसमें डायरेक्शन कहां है? एंड दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बिल्कुल सही। जमीन पर रहकर तो हमें डेली लाइफ में केओस ही दिखता है। कभी पॉलिटिकल ड्रामा, कभी इकोनॉमिक क्राइसिस, कभी कोई सोशल टेंशन। इट फील्स लाइक अ नॉन स्टॉप रोलर कोस्टर, राइट? लेकिन हरारी कहते हैं कि ये शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स हैं। If you look at the long arc of history, the overall trend is towards fewer, larger cultural units. इसका एक बड़ा रीजन है जिस तरह से कल्चर्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं। कोई भी कल्चर दोस्तों अकेले किसी वैक्यूम में नहीं पनपती, वो हमेशा दूसरी कल्चर से मिलती है, ट्रेड के थ्रू, लोगों के माइग्रेशन के थ्रू, लड़ाइयों के थ्रू, आइडियाज के एक्सचेंज के थ्रू। और जब कल्चर्स मिलती हैं तो वो एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस डालती हैं। आज हम जीन्स पहनते हैं, एन अमेरिकन इन्वेंशन, राइट? हम पिज्जा खाते हैं, एन इटालियन डिश। हम बॉलीवुड मूवीज में वेस्टर्न पॉप म्यूजिक का टच देखते हैं। दिस इज कल्चरल एक्सचेंज, प्लेन एंड सिंपल। ये हमेशा से होता आया है। हरारी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाते हैं कल्चर की ऑथेंटिसिटी के बारे में। हम अक्सर कहते हैं ना, ये हमारी ऑथेंटिक कल्चर है, इसे प्रोटेक्ट करना है। बट वॉट इज ट्रूली ऑथेंटिक? हरारी कहते हैं कि हर कल्चर एक पैचवर्क है, दूसरी कल्चर से लिए गए आइडियाज और प्रैक्टिसेस का एक मिक्सचर। जो आज हमें ओरिजिनल या ऑथेंटिक लगता है, वो शायद सदियों पहले कहीं और से आया हो और हमारी लोकल कंडीशंस में अडैप्ट हो गया हो। थिंक अबाउट इट, हमारी लैंग्वेज, हमारे फेस्टिवल्स, हमारा खाना, सब में कितनी डिफरेंट लेयर्स हैं, कितने डाइवर्स इन्फ्लुएंसेस हैं। इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल कॉम्प्लेक्स डिजाइन जिसमें धागे दुनिया भर से आए हैं। ये जानकर कैसा फील होता है? डजंट इट मेक यू फील मोर कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? मुझे तो ये सोचकर ही गूज़बम्स आ जाते हैं, अजीब सी खुशी होती है। Now here comes a really fascinating और सच कहूं तो थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव आइडिया फ्रॉम हरारी, कॉग्निटिव डिसोनेंस। नाम सुनकर हेवी लगा? डोंट वरी, आई विल ब्रेक इट डाउन। कॉग्निटिव डिसोनेंस का सिंपल मतलब है जब हमारे दिमाग में दो कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीव्स या वैल्यूज एक साथ हों। फॉर एग्जाम्पल, हम फ्रीडम को भी वैल्यू देते हैं और इक्वालिटी को भी, लेकिन क्या ये दोनों हमेशा परफेक्टली साथ साथ चलते हैं? समटाइम्स एक इंसान की ज्यादा फ्रीडम का मतलब दूसरे के लिए कम इक्वालिटी हो सकता है। तो देयर इज अ टेंशन, एक डिसोनेंस, एक खिंचाव पैदा होता है। पुराने जमाने से ही ह्यूमन कल्चर्स में ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिश्चियनिटी प्यार और कंपैशन सिखाती है, लव दाई नेबर कहती है। लेकिन हिस्ट्री में क्रिश्चियन एम्पायर्स ने कितनी वॉर्स लड़ी हैं, कितने लोगों पर जुल्म किया है, ये एक क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन है। सिमिलरली आज हम डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट एट द सेम टाइम नेशन स्टेट्स अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखते हैं, ऑफन दूसरों की कीमत पर।
हरारी का ब्रिलियंट इंसाइट ये है कि ये कॉग्निटिव डिसोनेंस कोई सिस्टम एरर नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ये कॉन्ट्रडिक्शंस, ये टेंशंस ही कल्चर को डायनामिक बनाती हैं, उसे डेवलप होने पर मजबूर करती हैं। कैसे? बिकॉज ह्यूमंस ट्राई टू रिजॉल्व दीज डिसोनेंसेस। हम इन कॉन्ट्रडिक्शंस को मेक सेंस करने की कोशिश करते हैं। हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, न्यू फिलॉसफीज बनाते हैं, लॉज चेंज करते हैं, आर्ट क्रिएट करते हैं। ये सब किस लिए? ताकि कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज को रिकंसाइल किया जा सके, उन्हें जस्टिफाई किया जा सके। एंड दिस वेरी प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू रिकंसाइल, टू जस्टिफाई, टू रिफॉर्म, यही कल्चरल चेंज और एवोल्यूशन को ड्राइव करता है। वाओ, माइंड ब्लोन, सीरियसली। तो अगली बार जब आप सोसाइटी में कोई कॉन्ट्रडिक्शन देखें तो उसे सिर्फ एक प्रॉब्लम की तरह मत देखिए, उसे चेंज के एक पोटेंशियल इंजन की तरह देखिए। ये सोचकर एक डिफरेंट एनर्जी आती है ना। It makes you want to engage, to debate, to find better solutions. Okay, so cultures merge होती हैं, वो cognitive dissonance से influence होती हैं, but ये arrow आखिर में point किस तरफ कर रहा है? हरारी कहते हैं कि it's pointing towards a single global culture. Shocked? Yes, a global culture. अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल से हम सब एक ही टाइप के कपड़े पहनेंगे, एक ही लैंग्वेज बोलेंगे और एक ही जैसा खाना खाएंगे। डाइवर्सिटी तो रहेगी बॉस। इंडियन कल्चर अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, जापानीज कल्चर अपनी जगह, लेकिन ऑन अ डीपर लेवल हम सब कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और सिस्टम्स को शेयर करने लगे हैं। थिंक अबाउट इट, द पॉलिटिकल स्फीयर। आज दुनिया में नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ना? इंटरनेशनल लॉ, डिप्लोमेसी, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द यूनाइटेड नेशंस, ये सब एक ग्लोबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। इवन जब डिफरेंट कंट्रीज लड़ती हैं तो वो अक्सर इंटरनेशनल लॉ या ह्यूमन राइट्स की लैंग्वेज यूज करती हैं अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए। द इकोनॉमिक स्फीयर, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट्स, ग्लोबल ट्रेड, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ये सब क्या है? एक ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। मनी, जैसा कि हम अगले चैप्टर में देखेंगे, एक प्राइम एग्जाम्पल है एक शेयर्ड ग्लोबल बिलीफ का। द साइंटिफिक स्फीयर, साइंस तो बाय नेचर ही ग्लोबल है। एक साइंटिफिक डिस्कवरी इंडिया में हो या अमेरिका में, इट्स वैलिड एवरीवेयर। फिजिक्स के लॉज बॉर्डर्स के साथ चेंज नहीं होते। साइंटिस्ट्स पूरी दुनिया में कोलैबोरेट करते हैं, रिसर्च शेयर करते हैं और एक दूसरे के वर्क पर बिल्ड करते हैं। इवन आइडियाज लाइक ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड फेमिनिज्म, हालांकि इनकी इंटरप्रिटेशन और इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग हो सकती है, पर अब ये एक ग्लोबल डिस्कशन का हिस्सा है। हरारी ये नहीं कह रहे कि ये ग्लोबल कल्चर एकदम परफेक्ट है या इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट। बट वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री में पहली बार पूरा प्लैनेट एक सिंगल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बन रहा है, जहां दुनिया के एक कोने में होने वाली घटना का असर दूसरे कोने पर भी पड़ता है। वी आर ऑल इन अ वे बिकमिंग पार्ट ऑफ अ वन ग्लोबल विलेज। ये बहुत पावरफुल रियलाइजेशन है दोस्तों। इट मेक्स यू फील स्मॉल येट पार्ट ऑफ समथिंग ट्रूली वास्ट एंड सिग्निफिकेंट। लेकिन यहां एक पैराडॉक्स भी है, एक ट्रिकी पॉइंट। अगर हम यूनिफाई हो रहे हैं तो फिर इतनी लड़ाइयां क्यों? इतना अस वर्सेस देम क्यों? Why do we still have so much nationalism, ethnic conflicts, religious intolerance? This is a very important question. हरारी कहते हैं कि यूनिफिकेशन का प्रोसेस हमेशा स्मूथ नहीं होता। ये अक्सर कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू ही आगे बढ़ता है। एंड इवन जब एक ग्लोबल कल्चर इमर्ज हो रही हो, लोकल आइडेंटिटीज और लॉयल्टीज काफी स्ट्रांग रहती हैं। इनफैक्ट समटाइम्स ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोकल आइडेंटिटीज और भी स्ट्रांग हो जाती हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनकी यूनिक कल्चर खतरे में है और वो उसे और फियर्सली प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। एंड इवन जब लोग लड़ रहे होते हैं, वो अक्सर एक शेयर्ड ग्लोबल फ्रेमवर्क के अंदर ही लड़ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोल्ड वॉर के टाइम यूएसए और सोवियत यूनियन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। दो अपोजिंग आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। बट बोथ इन अ वे इस बारे में बात कर रहे थे कि सोसाइटी को बेस्ट ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए और ह्यूमैनिटी के लिए प्रोग्रेस कैसे अचीव की जाए। उनके आंसर्स डिफरेंट थे, बट दे वर सिमिलर क्वेश्चंस के साथ एंगेज कर रहे थे एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में। वे दोनों नेशन स्टेट्स में बिलीव करते थे, साइंटिफिक प्रोग्रेस में बिलीव करते थे जैसे स्पेस रेस, और ग्लोबल स्टेज पर अपने सिस्टम को सुपीरियर प्रूव करने में लगे थे। सो इवन कॉन्फ्लिक्ट कैन बी अ साइन ऑफ डीपर इंटरकनेक्टेडनेस, एक साइन कि अब सब लोग सेम ग्लोबल चेसबोर्ड पर खेल रहे हैं। दिस इज सच अ नुआंस्ड वे टू लुक एट कॉन्फ्लिक्ट, इजंट इट? ये वायलेंस को जस्टिफाई नहीं करता, बट ये हमें बिगर पिक्चर समझने में हेल्प करता है। तो द एरो ऑफ हिस्ट्री हमें क्या सिखाता है? इट टीचेस अस कि हिस्ट्री की एक डायरेक्शन है टुवर्ड्स ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूनिटी।
ये हमें दिखाता है कि कल्चर्स फ्लूइड है और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती रहती हैं, इंटरैक्शंस और इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन से ड्राइव होती हैं। एंड इट सजेस्ट्स कि हम, चाहे हमें पसंद हो या ना हो, एक ज्यादा इंटीग्रेटेड ग्लोबल सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। दिस चैप्टर इज फंडामेंटल बिकॉज ये उन 3 ग्रेट यूनिफायर्स को समझने के लिए ग्राउंड वर्क सेट करता है: मनी, एम्पायर्स और रिलीजन। दीज आर द एजेंट्स जिन्होंने हिस्ट्री के इस एरो को आगे बढ़ाया है। थिंकिंग अबाउट ऑल दिस, मुझे एक मिक्स ऑफ ऑ और थोड़ी सी चिंता महसूस होती है। ऑ इस बात पर कि ह्यूमन हिस्ट्री कितनी वास्ट है, कैसे इन मैसिव इम्पर्सनल फोर्सेस ने हमारी डेस्टिनी को शेप किया है। एंड कंसर्न इस बात की कि ये एरो आखिर हमें ले कहां जा रहा है। हम किस तरह की ग्लोबल कल्चर बना रहे हैं? क्या वो इंक्लूसिव है? क्या वो जस्ट है? क्या वो सस्टेनेबल है? दीज आर बिग क्वेश्चंस दोस्तों, और सेपियंस हमें इनसे फेस टू फेस खड़ा करता है। अब हम चैप्टर 10 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 10 है पैसे की महक, द सेंट ऑफ मनी। ये वाकई में एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय है जो हमें पैसे के बारे में एक नया दृष्टिकोण देता है। नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी सेपियंस यात्रा में। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे इतिहास का एक तीर हमें एकीकरण की ओर ले जा रहा है। आज हम उस तीर को शक्ति देने वाले एक बहुत बड़े कारक, एक ऐसी ताकत की बात करेंगे जो शायद दुनिया की सबसे बड़ी एकीकरण करने वाली शक्ति है। एक ऐसी चीज जो न धर्म देखती है, न सरहदें, न दुश्मन, न दोस्त। जी हां, आप सही समझे। आज हम बात करेंगे पैसे की। युval नोआ हरारी इसे चैप्टर 10 में कहते हैं पैसे की महक। सुनकर ही कितना कुछ महसूस होता है ना? पैसा, रुपया, दौलत, इसके बिना आज हमारी जिंदगी कैसी होगी? क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि ये कागज के टुकड़े या धातु के सिक्के आखिर हैं क्या? इनमें इतनी ताकत कहां से आती है? चलिए आज इसी रहस्य को खोलने की कोशिश करते हैं हरारी के नजरिए से। तैयार हैं आप सब? तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है दोस्तों कि पैसा आखिर है क्या? ये जो हमारे बटुए में नोट हैं या बैंक खाते में जो अंक दिखते हैं, ये क्या है? क्या ये सिर्फ कागज है या सिर्फ धातु? अगर ये सिर्फ कागज या धातु है तो इनकी इतनी कीमत क्यों है? एक कागज के टुकड़े के बदले लोग अपना कीमती सामान, अपनी मेहनत क्यों दे देते हैं? हरारी कहते हैं कि पैसा कोई भौतिक चीज नहीं है, बल्कि ये आपसी विश्वास की एक प्रणाली है। ये एक कहानी है जिस पर हम सब यकीन करते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक रचना है ना? ये सोचने वाली बात। जरा सोचिए उस जमाने के बारे में जब पैसा नहीं था। उस व्यवस्था को हम वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम कहते थे। कल्पना कीजिए आपके पास गेहूं है और आपको जूते चाहिए, तो आपको ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढना होगा जिसके पास जूते हों और उसे गेहूं की जरूरत हो। कितना मुश्किल रहा होगा। अगर जूते वाले को गेहूं नहीं चावल चाहिए तो आपकी तो जरूरत पूरी नहीं हुई। और मान लीजिए आपको एक गाय के बदले कुछ छोटी छोटी चीजें चाहिए, तो क्या आप गाय के टुकड़े करेंगे? असुविधा ही असुविधा। व्यापार करना, अपनी जरूरतें पूरी करना कितना कठिन था। इसी मुश्किल को हल करने के लिए धीरे धीरे पैसे का जन्म हुआ। लेकिन ये आज जैसा पैसा नहीं था। सबसे पहले आया वस्तु धन, यानी कि कॉमोडिटी मनी। मतलब कुछ ऐसी चीजें जिन्हें सब लोग मूल्यवान मानते थे और आदान प्रदान के माध्यम के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। जैसे कि जौ। मेसोपोटामिया में किसान जौ के निश्चित वजन में टैक्स देते थे और मजदूरी भी पाते थे। या फिर कौड़ियां। हजारों साल तक अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में कौड़ियों का इस्तेमाल पैसे की तरह होता था। सिगरेट का इस्तेमाल भी जेलों में ये युद्ध के समय पैसे की तरह हुआ है। इन चीजों की अपनी एक कीमत थी, अपना एक इस्तेमाल था, इसीलिए लोगों पर इन पर भरोसा था। लेकिन वस्तुधन के साथ भी कुछ समस्याएं थी। जौ खराब हो सकता है, उसे संभाल कर रखना मुश्किल। कौड़ियां हर जगह बराबर मात्रा में नहीं मिलती, तो इंसान ने और बेहतर माध्यम की तलाश जारी रखी। और फिर नजर पड़ी धातुओं पर, सोना और चांदी। क्यों? क्योंकि सोना चांदी टिकाऊ है, खराब नहीं होते, उन्हें आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है बिना उनकी कीमत कम होए, और सबसे बड़ी बात, ये दुर्लभ थे, इसीलिए मूल्यवान माने जाते थे। तो सोने चांदी के वजन के हिसाब से व्यापार होने लगा। फिर आया एक और बड़ा बदलाव, सिक्कों का आविष्कार। लगभग 640 ईसा पूर्व पश्चिमी अनातोलिया यानी कि आज के तुर्की के लिडिया प्रदेश के राजा ने पहली बार मानकीकृत सिक्के जारी किए। इन सिक्कों पर राजा की मोहर होती थी, जो उनके वजन और शुद्धता की गारंटी होती थी।
अब आपको हर बार सोना या चांदी तौलने की जरूरत नहीं। सिक्कों ने व्यापार को और भी आसान बना दिया। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। राजा या राज्य की मोहर ने लोगों का विश्वास और पक्का कर दिया। और कहानी यही नहीं रुकी। इसके बाद आया कागजी मुद्रा का दौर। चीन में यह पहले शुरू हुआ। सोचिए, धातु के सिक्कों से कागज के नोट पर आना, यह विश्वास का कितना बड़ा साल्टो, कितनी बड़ी छलांग थी। कागज के नोट की अपनी तो कोई कीमत नहीं होती, वो तो बस एक वादा है कि इस कागज के बदले आपको सोना या चांदी मिल जाएगा। पहले ऐसा होता था, बाद में तो ये वादा भी हट गया और अब जो कागजी मुद्रा हम इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ सरकार और समाज के आपसी भरोसे पर चलती है। और आज तो हम इलेक्ट्रॉनिक पैसे और डिजिटल मुद्रा के युग में हैं। हमारे बैंक खातों में जो नंबर हैं वो असल में कहाँ हैं? वो बस कंप्यूटर प्रणाली में दर्ज कुछ आंकड़े हैं। ये पैसे का सबसे अमूर्त, सबसे एब्स्ट्रैक्ट रूप है। देखा आपने कैसे विश्वास की ये कहानी समय के साथ और गहरी होती गई? तो सवाल ये है कि पैसे में ऐसी क्या बात है कि ये इतना सफल हुआ? हरारी इसके दो मुख्य कारण बताते हैं। पैसे के दो सार्वभौमिक सिद्धांत। पहला है सार्वभौमिक विनिमयता, यानी यूनिवर्सल कन्वर्टिबिलिटी। इसका मतलब है कि पैसे को लगभग किसी भी दूसरी चीज में बदला जा सकता है। पैसे से आप खाना खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, यहां तक कि सत्ता और प्रभाव भी हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा माध्यम है जो हर चीज को एक कॉमन स्केल पर ले आता है। जमीन हो या मेहनत, ज्ञान हो या हथियार, सबको पैसे में तब्दील किया जा सकता है और पैसे से हासिल किया जा सकता है ना यह अद्भुत? दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है सार्वभौमिक विश्वास, यानी यूनिवर्सल ट्रस्ट। यही पैसे की असली ताकत है। दुनिया में शायद ही कोई और ऐसी चीज हो जिस पर इतने अलग अलग संस्कृतियों, धर्मों और विचारधाराओं के लोग एक जैसा विश्वास करते हों। एक ईसाई, एक मुसलमान, एक हिंदू, एक नास्तिक। जब पैसे की बात आती है तो सब उस पर भरोसा करते हैं। दो दुश्मन देश भी आपस में व्यापार करने के लिए उसी डॉलर या उसी सोने पर भरोसा करेंगे। ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका से नफरत की, लेकिन अमेरिकी डॉलर उसे भी प्यारे थे। ये कैसा जादू है? यही पर हरारी पैसे को एक अंतर विषयी यथार्थ कहते हैं। ये समझना थोड़ा गहरा है पर बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ चीजें होती हैं वस्तुनिष्ठ यथार्थ, जैसे पेड़, पहाड़। ये सचमुच में हैं, हमारे मानने या ना मानने से इन्हें फर्क नहीं पड़ता। कुछ चीजें होती हैं व्यक्तिनिष्ठ यथार्थ, जैसे मेरा कोई सपना या किसी बच्चे का काल्पनिक दोस्त। ये सिर्फ मेरे या उस बच्चे के मन में ही है। लेकिन पैसा इन दोनों से अलग है। पैसा कोई काल्पनिक दोस्त नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ मैं मानूं कि मेरे हाथ में कागज का टुकड़ा 1 लाख रुपए का है तो उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये पेड़ या पहाड़ की तरह वस्तुनिष्ठ भी नहीं है। अगर कल दुनिया के सारे इंसान अचानक ये मानना बंद कर दें कि कागज के नोट की कोई कीमत है तो वो रातों रात रद्दी हो जाएगा। तो पैसा क्या है? ये एक अंतर विषयी यथार्थ है। ये हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के साझा विश्वास यानी शेयर्ड बिलीफ में मौजूद है। ये हमारे सामूहिक कल्पना में रहता है। जब तक हम सब इस कहानी पर यकीन करते हैं, पैसा काम करता है। और ये कहानी इतनी शक्तिशाली है कि इसने पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरो दिया है। पैसा सिर्फ एक आर्थिक साधन नहीं है दोस्तों, ये संस्कृतियों को जोड़ने वाला, साम्राज्यों को बनाने वाला और कभी-कभी मिटाने वाला एक जबरदस्त औजार रहा है। ये व्यापारिक जाल बनाता है, शहरों को जन्म देता है और इंसानी रिश्तों को भी बदल देता है। सोचिए, जब आप किसी दुकानदार से कुछ खरीदते हैं तो आप उसे जानते भी नहीं, उसके धर्म या जाति की परवाह भी नहीं करते। आप बस पैसे देते हैं और सामान लेते हैं। पैसे ने अजनबियों के बीच सहयोग को संभव बनाया है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी सहयोगात्मक प्रणालियों में से एक है। लेकिन जैसा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पैसे का भी एक स्याह पहलू है। जहां इसने सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा दिया है, वहीं इसने लालच, असमानता और शोषण को भी जन्म दिया है। कभी-कभी मानवीय मूल्य, रिश्ते, नाते सब पैसे के सामने छोटे पड़ जाते हैं। इसने इंसानी समाज को बदला है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। क्या आपको नहीं लगता कि कभी-कभी हम पैसे को इतनी अहमियत दे देते हैं कि जिंदगी की दूसरी खूबसूरत चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं? ये एक सवाल है जो हरारी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। तो ये था चैप्टर 10, पैसे की महक। पैसे की कहानी वाकई में इंसानी कल्पना और आपसी विश्वास की एक अद्भुत कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसने हमें जोड़ा भी है और शायद कहीं-कहीं तोड़ा भी है। हरारी हमें दिखाते हैं कि पैसा कोई प्राकृतिक शक्ति नहीं है, बल्कि ये इंसानों द्वारा बनाई गई एक प्रणाली है
और शायद सबसे सफल प्रणाली। आपके क्या विचार हैं पैसे के बारे में? क्या आपने कभी इसे इस नजरिए से देखा था? पैसा आपके जीवन में क्या भूमिका निभाता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा कीजिएगा। मुझे आपके विचारों का इंतजार रहेगा। चलिए अब हम चैप्टर 11 की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, इंपीरियल विजन्स। इस अध्याय में युवाल नोआ हरारी हमें साम्राज्यों की दुनिया में ले जाते हैं, उनकी विशालता, उनकी क्रूरता और अनजाने में ही सही दुनिया को एक करने में उनकी भूमिका। ये एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत बहस होती है, तो आइए देखते हैं हरारी इस पर क्या रोशनी डालते हैं। नमस्ते दोस्तों, सैपियंस की हमारी ज्ञान यात्रा के एक और रोमांचक पड़ाव पर आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने पैसे की महक को महसूस किया और जाना कि कैसे उसने इंसानी दुनिया को एक धागे में पिरोया। आज हम एक और ऐसी ही जबरदस्त ताकत की बात करेंगे जिसने इंसानी समाज को गढ़ा है, बदला है और हाँ, एक भी किया है, और वो ताकत है साम्राज्य। चैप्टर 11, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। ये शब्द सुनते ही क्या आपके मन में राजा महाराजाओं, बड़ी बड़ी लड़ाइयों और शानदार किलों की तस्वीरें उभरती हैं? बिल्कुल, लेकिन साम्राज्य सिर्फ यही नहीं थे। वे इंसानी इतिहास का एक बहुत अहम हिस्सा रहे हैं और उनकी कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। क्या साम्राज्य सिर्फ शोषक थे या उन्होंने कुछ अच्छा भी किया? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं हरारी के साथ। बड़ा ही सेंसिटिव और सोचने पर मजबूर करने वाला टॉपिक है ये, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि हरारी की नजर में साम्राज्य आखिर है क्या? हम किसे साम्राज्य कहेंगे? हरारी दो मुख्य विशेषताएं बताते हैं। पहली, एक साम्राज्य वो राजनीतिक व्यवस्था है जो बहुत सारी अलग-अलग जातियों, विभिन्न संस्कृतियों और अलग-अलग पहचान वाले प्रदेशों पर शासन करती है। यानी एक साम्राज्य में कई तरह के लोग होते हैं जिनकी अपनी भाषा, अपनी परंपराएं होती हैं, लेकिन वे सब एक ही शासक के अधीन होते हैं। एक सामान्य देश या राष्ट्र राज्य या नेशन स्टेट में अक्सर एक ही तरह की संस्कृति या पहचान वाले लोग होते हैं। कम से कम सिद्धांत रूप में तो यही माना जाता है, लेकिन साम्राज्य इससे कहीं ज्यादा विविध, मल्टीकल्चरल होते थे। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है साम्राज्य की सीमाओं का लचीलापन और उसकी विस्तार करने की असीम भूख। साम्राज्यों की सीमाएं पत्थर की लकीर नहीं होती थीं। वे हमेशा फैलने की कोशिश में रहते थे, नए इलाकों को जीतने और अपने में मिलाने की फिराक में रहते थे। उनका सपना होता था पूरी दुनिया पर राज करना, या कम से कम जितनी दुनिया को वे जानते थे उस पर तो जरूर। तो विविधता पर शासन और लगातार फैलने की चाह, ये है एक साम्राज्य की दो बड़ी पहचान। अब जरा सोचिए, इतिहास में कितने ही साम्राज्य हुए हैं। रोमन साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, तुर्क साम्राज्य, ऑटोमन एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य, स्पेनिश साम्राज्य, गिनती खत्म नहीं होती। लगभग 2500 सालों तक दुनिया के ज्यादातर इंसान किसी न किसी साम्राज्य का हिस्सा रहे हैं। ये एक बहुत ही आम राजनीतिक व्यवस्था थी, आज के राष्ट्र राज्यों से कहीं ज्यादा आम। अब सवाल उठता है कि ये साम्राज्य इतने सफल क्यों हुए, इतने लंबे समय तक कैसे टिके रहे? इसका एक बड़ा कारण था उनका साम्राज्यवादी दृष्टिकोण या उनकी विचारधारा। देखिए, कोई भी साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर हमेशा शासन नहीं कर सकता। उन्हें अपनी प्रजा, खासकर जीते हुए लोगों को ये यकीन दिलाना पड़ता था कि उनका शासन सबके भले के लिए है, सिर्फ शासक वर्ग के लिए नहीं। इसलिए ज्यादातर साम्राज्य एक ऊंचा आदर्श लेकर चलते थे। वे कहते थे कि हम पिछड़े हुए लोगों तक सभ्यता पहुंचा रहे हैं, हम उन्हें अच्छा शासन दे रहे हैं, हम शांति और व्यवस्था कायम कर रहे हैं, हम उन्हें एक सच्चे धर्म या जीवन शैली से परिचित करा रहे हैं। बेशक ये बातें अक्सर खोखली होती थीं और असल मकसद तो अपनी ताकत और दौलत बढ़ाना होता था, लेकिन इस विजन का, इस दृष्टिकोण का एक असर जरूर होता था। धीरे धीरे साम्राज्य की प्रजा भी इस पर यकीन करने लगती थी, या कम से कम इसके साथ जीना सीख जाती थी,
और कभी-कभी पीढ़ी दर पीढ़ी जीते हुए लोग भी साम्राज्य की मुख्य धारा में शामिल हो जाते थे। उन्हें भी बराबर के अधिकार मिल जाते थे, जैसे रोमन साम्राज्य में हुआ। ये साम्राज्यवादी दृष्टिकोण चाहे कितना भी कपट क्यों ना हो, साम्राज्यों को एक तरह की वैधता और स्थायित्व प्रदान करता था। लेकिन दोस्तों, साम्राज्यों की कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, एक बहुत ही स्याह, एक बहुत ही दर्दनाक पहलू। इसे समझना भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं साम्राज्य के दोहरे चरित्र की, डुअल कैरेक्टर की। सबसे पहले उसका अंधेरा पहलू। साम्राज्यों का निर्माण अक्सर भयानक हिंसा, खून खराबे और लूटपाट से होता था। लाखों करोड़ों लोगों को गुलाम बनाया गया, उनकी जमीनें छीन ली गईं, उनकी संस्कृतियों को कुचला। कैसे बड़े बड़े साम्राज्य अपने विशाल इलाकों में शांति और सुरक्षा कायम करते थे, जिसे पैक्स रोमाना या पैक्स मंगोलिका कहा जाता है। इससे व्यापार फला फूला, विचारों का आदान प्रदान बढ़ा। साम्राज्य अक्सर एक ही तरह के कानून, एक ही मुद्रा, करेंसी, एक ही तरह के वजन और माप, वेट्स एंड मेजर्स लागू करते थे, जिससे प्रशासन और व्यापार में आसानी होती थी। उन्होंने सड़कें बनवाईं, नहरें खुदवाईं, बंदरगाह बनवाए, ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार किया जिसने लोगों को जोड़ा। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, साम्राज्यों ने धीरे धीरे विभिन्न संस्कृतियों को एक दूसरे के करीब ला दिया। एक ही साम्राज्य में रहते रहते अलग अलग भाषा और धर्म वाले लोग एक दूसरे के रीति रिवाज समझने लगे, एक दूसरे से सीखने लगे। कभी कभी एक साझा साम्राज्यवादी संस्कृति भी विकसित हुई, जिसने विभिन्न समूहों को एक पहचान दी। उदाहरण के लिए, रोमन साम्राज्य के पतन के सदियों बाद भी लैटिन भाषा और रोमन कानून यूरोप को प्रभावित करते रहे। भारत में मौर्य, गुप्त और मुगल साम्राज्यों ने कला, साहित्य, संगीत और प्रशासन पर अपनी गहरी छाप छोड़ी, जिसने एक तरह की भारतीयता की भावना को बल दिया। भले ही उस समय भारत आज जैसा राष्ट्र नहीं था, तो क्रूरता के साथ साथ एकीकरण के बीज भी साम्राज्यों ने ही बोए। ये एक जटिल तस्वीर है जिसे काले और सफेद में नहीं देखा जा सकता। और यहीं से जुड़ा है साम्राज्यों की विरासत का सवाल। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, उसकी शक्ल सूरत तय करने में साम्राज्यों का बहुत बड़ा हाथ है। आज हम जो भाषाएं बोलते हैं, जो धर्म मानते हैं, जिस तरह के कानूनों का पालन करते हैं, यहां तक कि हमारे देशों की जो सीमाएं हैं, इनमें से बहुत कुछ अतीत के साम्राज्यों की देन है। हरारी एक चौंकाने वाली बात कहते हैं, आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसी शुद्ध यानी प्योर संस्कृति बची हो जिस पर किसी साम्राज्य का असर न पड़ा हो। हम सब किसी न किसी रूप में अतीत के साम्राज्यों की संतानें हैं। हमारा खान पान, हमारा पहनावा, हमारी सोच, सब पर उनकी छाप है। ये जानकर कैसा लगता है? क्या हम अपनी संस्कृति को सिर्फ अपना कह सकते हैं, या वो भी एक मिलीजुली विरासत है? ये सवाल हमें अपनी पहचान के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। तो हम जब साम्राज्यवाद की आलोचना करते हैं, और वो आलोचना जरूरी भी है, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इतिहास कितना जटिल होता है। साम्राज्यों ने जहां एक तरफ अनगिनत दुख दिए, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने दुनिया को एक दूसरे के करीब लाने में भी, चाहे अनचाहे ढंग से, भूमिका निभाई। उन्होंने विभिन्न मानव समूहों को एक बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक ताने बाने में बुनने का काम किया। अंत में हरारी हमें यह सोचने के लिए छोड़ देते हैं कि साम्राज्यों का मूल्यांकन कैसे किया जाए। क्या हम उन्हें सिर्फ उनकी हिंसा और शोषण के लिए याद रखें, या उनके द्वारा लाए गए अक्सर सीमित लोगों के लिए स्थायित्व और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी ध्यान में रखें? कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि साम्राज्य मानव इतिहास का एक अभिन्न अंग रहे हैं, और उन्होंने मानव जाति के एकीकरण की कहानी में एक बहुत बड़ा, यद्यपि विवादास्पद अध्याय लिखा है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 11 यानी साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको साम्राज्यों के बारे में एक व्यापक और संतुलित नजरिया दिया होगा। आपके क्या विचार हैं इस विषय पर? क्या साम्राज्यों की विरासत आज भी हमारे समाज को प्रभावित करती है? अपने विचार नीचे कमेंट में अवश्य लिखें। चलिए अब चैप्टर 12 की यात्रा शुरू करते हैं। यह अध्याय है धर्म का विधान, द लॉ ऑफ रिलीजन। इस अध्याय में युवाल नोआ हरारी हमें मानव इतिहास की एक और बहुत बड़ी एकीकरण करने वाली शक्ति यानी धर्म की गहराइयों में ले जाते हैं।
ये एक ऐसा विषय है जो हम में से ज्यादातर लोगों के जीवन से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है, तो आइए इसे हरारी के विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। होस्ट, नमस्ते दोस्तों, सेपियंस के सफर में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि कैसे पैसे और साम्राज्यों ने इंसानी दुनिया को एक दूसरे के करीब लाने में भूमिका निभाई। आज हम एक ऐसी तीसरी शक्ति की बात करेंगे जिसने शायद इन दोनों से भी ज्यादा गहराई से इंसानी समाज को प्रभावित किया है, लोगों को जोड़ा है और हाँ, कभी कभी बांटा भी है। वो शक्ति है धर्म। चैप्टर 12, धर्म का विधान। धर्म, आस्था, विश्वास, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में श्रद्धा, रीति रिवाज, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे और नैतिक मूल्यों की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन इतिहासकार की नजर से धर्म क्या है? इसने मानव समाज को कैसे गढ़ा है? क्या धर्म सिर्फ पूजा पाठ है या इससे कहीं ज्यादा कुछ और? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं हरारी के साथ। ये विषय बहुत ही नाजुक और व्यक्तिगत हो सकता है, इसलिए हम इसे पूरे सम्मान और खुले मन से समझने का प्रयास करेंगे। होस्ट, सबसे पहले हरारी ये स्पष्ट करते हैं कि इतिहासकार के तौर पर जब वो धर्म की बात करते हैं तो उनका क्या मतलब होता है। उनके अनुसार धर्म मानवीय नियमों और मूल्यों की ऐसी व्यवस्था है जो किसी अति मानवीय सत्ता, सुपर ह्यूमन ऑर्डर में विश्वास पर आधारित होती है। यहाँ दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली ये कि ये एक अति मानवीय सत्ता या व्यवस्था की बात करता है, यानी कुछ ऐसा जो इंसानों ने नहीं बनाया, जो इंसानों के नियंत्रण से परे है और जिसके साथ इंसान मोलभाव नहीं कर सकते। ये कोई ईश्वर हो सकता है, कोई ब्रह्मांडीय नियम हो सकता है या कोई प्राकृतिक शक्ति। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये व्यवस्था कुछ ऐसे नियम और मूल्य स्थापित करती है जो इसी अति मानवीय सत्ता के आधार पर हम इंसानों के लिए अनिवार्य यानी बाइंडिंग माने जाते हैं। इन्हीं नियमों और मूल्यों के आधार पर समाज चलता है, सही गलत का फैसला होता है। तो धर्म सिर्फ देवी देवताओं में विश्वास करना नहीं है, बल्कि ये एक पूरी आचार संहिता, एक जीवन शैली प्रदान करता है जो किसी सर्वोच्च शक्ति या विधान पर टिकी होती है। इसने समाजों को एक नैतिक ढांचा दिया, लोगों को एक साथ बांधा और बड़े पैमाने पर सहयोग संभव बनाया। राजाओं और शासकों ने भी अपने शासन को वैधता दिलाने के लिए अक्सर धर्म का सहारा लिया, ये कहकर कि उन्हें ईश्वर या किसी दैवीय विधान ने शासन करने का अधिकार दिया है। होस्ट, अब बात करते हैं धर्मों के विकास की, उनकी यात्रा की। हरारी हमें दिखाते हैं कि कैसे समय के साथ इंसानी आस्थाओं ने अलग अलग रूप लिए। नंबर 1, जीववाद, एनिमिज्म। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज शिकारी संग्राहक यानी फॉरेजर थे, तब जीववाद का बोलबाला था। उनका मानना था कि दुनिया सिर्फ इंसानों और जानवरों से ही नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं और अदृश्य शक्तियों से भी भरी हुई है। हर पेड़, हर नदी, हर पत्थर, हर जानवर की अपनी आत्मा हो सकती है, अपना स्वभाव हो सकता है। शिकार पर जाने से पहले या कोई नया काम शुरू करने से पहले इन आत्माओं को मनाना, उनसे संवाद करना जरूरी होता था। ये मान्यताएं ज्यादातर स्थानीय होती थीं। हर कबीले की अपनी अलग आत्माएं और रीतियां होती थीं। नंबर 2, बहुदेववाद, पॉलीथीज्म। कृषि क्रांति के बाद जब बड़े बड़े गांव, शहर और राज्य बनने लगे तो जीववाद की जगह धीरे धीरे बहुदेववाद ने ले ली। अब लोग कई सारे देवी देवताओं में विश्वास करने लगे, जिनका अपना अपना कार्यक्षेत्र होता था। कोई युद्ध का देवता, कोई प्रेम की देवी, कोई खेती का देवता, तो कोई ज्ञान का, जैसे कि प्राचीन यूनान, रोम, मिस्र और भारत में हम देखते हैं। इन देवी देवताओं के अपने हित, अपनी पसंद नापसंद होती थी और इंसान यज्ञों और प्रार्थनाओं के जरिए उनसे मोलभाव करने की, उन्हें खुश करने की कोशिश करते थे। एक दिलचस्प बात यह है कि बहुदेववादी समाज आमतौर पर ज्यादा सहिष्णु यानी टॉलरेंट होते थे। वो दूसरे समाजों के देवी देवताओं के अस्तित्व को आसानी से स्वीकार कर लेते थे, कभी कभी तो उन्हें अपने देव मंडल में भी शामिल कर लेते थे। उनके लिए यह मानना मुश्किल नहीं था कि मेरे देवता सच्चे हैं और तुम्हारे देवता भी सच्चे हो सकते हैं। नंबर 3, एकेश्वरवाद, मोनोथीज्म। फिर इतिहास में एक क्रांतिकारी विचार आया, एकेश्वरवाद का, यानी सिर्फ एक ही परमेश्वर में विश्वास। ये विचार की पूरी सृष्टि का रचयिता और शासक केवल एक ही ईश्वर है। पहले यहूदी धर्म में मजबूती से उभरा और बाद में ईसाई धर्म और इस्लाम के जरिए दुनिया भर में फैला। एकेश्वरवाद में अक्सर एक प्रबल मिशनरी भावना होती है, अपने सच्चे ईश्वर का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाने की। चूंकि ये धर्म मानते हैं कि केवल एक ही ईश्वर सत्य है, तो दूसरे देवी देवता या तो झूठे माने जाते हैं या फिर दुष्ट शक्तियां। इस वजह से एकेश्वरवादी धर्म कभी कभी बहुदेववादी धर्मों की तुलना में कम सहिष्णु भी पाए गए हैं। हालांकि ये एक सामान्यीकरण है और हर धर्म के अंदर विभिन्न धाराएं होती हैं। एकेश्वरवाद के सामने एक बड़ी दार्शनिक चुनौती भी रही है, बुराई की समस्या यानी प्रॉब्लम ऑफ ईविल। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान और परम दयालु है तो दुनिया में इतना दुख और अन्याय क्यों है? द्वैतवादी धर्म। बुराई की समस्या का एक समाधान द्वैतवादी धर्मों ने दिया। इन धर्मों में दो विरोधी अति मानवीय शक्तियों की कल्पना की गई, एक अच्छी प्रकाश की शक्ति और दूसरी बुरी
अंधकार की शक्ति। दुनिया इन दोनों शक्तियों के बीच एक निरंतर संघर्ष का मैदान है। पारसी धर्म यानी ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म इसका एक प्रमुख उदाहरण है। हरारी बताते हैं कि एकेश्वरवादी धर्मों ने भी अक्सर द्वैतवादी विचारों को किसी न किसी रूप में अपना लिया है, जैसे ईश्वर और शैतान की कल्पना। प्राकृतिक विधान वाले धर्म। कुछ धर्म ऐसे भी हैं जो किसी व्यक्ति रूपी ईश्वर या देवताओं पर केंद्रित नहीं है, बल्कि एक अति मानवीय प्राकृतिक विधान या ब्रह्मांडीय नियम पर आधारित हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और चीन का दाओवाद इसके उदाहरण हैं। इन धर्मों का मानना है कि दुख का कारण हमारी अपनी अज्ञानता और तृष्णाएं हैं, और इन नियमों को समझकर ध्यान और सही आचरण द्वारा हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं, निर्वाण या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नकारते नहीं, पर उसे केंद्रीय महत्व नहीं देते। और अब हरारी हमें आधुनिक युग के कुछ ऐसे विश्वास प्रणालियों से परिचित कराते हैं जिन्हें वो मानववादी धर्म यानी ह्यूमनिस्ट रिलीजन्स कहते हैं। ये थोड़ा विवादास्पद विचार है, लेकिन सोचने लायक है। हरारी का तर्क है कि आधुनिक युग में कई ऐसी विचारधाराएं उभरी हैं जो किसी ईश्वर या देवी देवता की जगह स्वयं मानव या मानवता को पूजा करती हैं, उसे सर्वोच्च मानती हैं। इनमें शामिल है उदार मानववाद, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके अधिकारों और उसकी अनूठी भावनाओं को सबसे ज्यादा महत्व देता है। समाजवादी मानववाद, जो पूरी मानव जाति होमो सेपियंस की समानता और कल्याण पर जोर देता है। विकासवादी मानववाद, जो मानता है कि मानव जाति को और विकसित होकर अति मानव यानी सुपर ह्यूमन बनना चाहिए। हरारी नाजीवाद को इसका एक विकृत रूप मानते हैं, जहां आर्य जाति को दूसरी जातियों से श्रेष्ठ मानकर उन्हें विकसित करने और बाकियों को खत्म करने की बात की गई। ये वर्गीकरण काफी विवादास्पद है, लेकिन यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी आधुनिक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर विचारधाराएं भी कहीं न कहीं किसी न किसी आस्था पर तो टिकी ही हैं। तो धर्मों ने एकीकरण में क्या भूमिका निभाई? जब लोग एक ही ईश्वर, एक ही विधान या एक ही तरह के मूल्यों में विश्वास करते हैं, तो उनमें अपनेपन और एकता की भावना मजबूत होती है। साझा रीति रिवाज, त्योहार और तीर्थ यात्राएं विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों के लोगों को एक साथ लाती हैं। धर्म ने विशाल साम्राज्यों का वैचारिक आधार प्रदान किया और विभिन्न प्रजाओं को एक सूत्र में बांधने में मदद की। ईसाई धर्म ने यूरोप को जोड़ा, इस्लाम ने मध्य पूर्व से लेकर स्पेन और इंडोनेशिया तक एक विशाल सांस्कृतिक क्षेत्र का निर्माण किया, और बौद्ध धर्म ने दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया में शांति और करुणा का संदेश फैलाया। लेकिन यह भी एक कड़वा सच है कि धर्म के नाम पर इतिहास में बेहिसाब हिंसा, लड़ाइयां और अत्याचार भी हुए हैं। हमारे धर्म की श्रेष्ठता और दूसरे धर्म के अनुयायियों के प्रति घृणा ने अनगिनत संघर्षों को जन्म दिया है। धर्मगुरुओं और धार्मिक संस्थाओं ने अक्सर अपनी ताकत का दुरुपयोग भी किया है। तो धर्म एक दो-धारी तलवार की तरह रहा है, जोड़ने वाला भी और तोड़ने वाला भी। एक और दिलचस्प बात हरारी बताते हैं, वो है समन्वयवाद, यानी अक्सर धर्म एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे के विचारों और रीति रिवाजों को अपना लेते हैं। कोई भी धर्म शायद ही पूरी तरह शुद्ध या अकेला होता है, उनमें दूसरी आस्थाओं की झलक मिल ही जाती है। तो दोस्तों, चैप्टर 12 हमें दिखाता है कि धर्म मानव इतिहास की कितनी जटिल और शक्तिशाली शक्ति रहा है। इसने हमें अर्थ दिया है, नैतिकता सिखाई है, समुदाय दिए हैं और बड़े पैमाने पर सहयोग करना सिखाया है। लेकिन इसने हमें विभाजित भी किया है और संघर्षों को भी जन्म दिया है। हरारी किसी धर्म का पक्ष या विरोध नहीं करते, बल्कि एक इतिहासकार के रूप में उसके सामाजिक और ऐतिहासिक प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। आपके जीवन में आस्था या विश्वास प्रणालियों की क्या भूमिका है? क्या आपको लगता है कि आधुनिक युग में भी धर्म उतने ही प्रासंगिक है जितने पहले थे? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। चलिए अब हम सेपियंस के अगले अध्याय चैप्टर 13 की ओर बढ़ते हैं। यह अध्याय पार्ट 3 मानव जाति का एकीकरण का अंतिम अध्याय है और इसका शीर्षक है सफलता का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। इस अध्याय में युवाल नोआ हरारी हमें थोड़ा पीछे हटकर ये सोचने का मौका देते हैं कि इतिहास में कुछ विचार, संस्कृतियां और व्यवस्थाएं इतनी सफल क्यों हो जाती हैं और कैसे वे पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। नमस्ते दोस्तों, सेपियंस के हमारे इस सफर में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले कुछ अध्यायों में हमने पैसे, साम्राज्य और धर्म जैसी उन महान शक्तियों को समझा जिन्होंने मानव जाति को एक दूसरे के करीब लाने में, या यूं कहें कि एक वैश्विक व्यवस्था की ओर धकेलने में अहम भूमिका निभाई। हमने देखा कि कैसे इन ताकतों ने विशाल मानव समूहों को एक साथ बांधा। अब
पार्ट 3 के इस आखिरी अध्याय चैप्टर 13 सफलता का रहस्य में हरारी हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर इतिहास में सफलता का मतलब क्या है। क्यों कुछ मान्यताएं, कुछ संस्कृतियां, कुछ सामाजिक संरचनाएं इतनी कामयाब हो जाती हैं कि वे दुनिया पर छा जाती हैं, जबकि दूसरी कई गुमनामी में खो जाती हैं। क्या जो सफल होता है वो हमेशा अच्छा भी होता है? और क्या इतिहास का कोई सीधा सरल रास्ता है या ये महज इत्तेफाकों का एक खेल है? चलिए इन गहरे सवालों पर हरारी के साथ मिलकर विचार करते हैं। दोस्तों, जब हम आज पीछे मुड़कर इतिहास को देखते हैं तो हमें सब कुछ बड़ा सीधा और अवश्यंभावी यानी इनएविटेबल सा लगता है। हमें लगता है कि जो हुआ वो तो होना ही था। जैसे आज दुनिया में लोकतंत्र या पूंजीवाद का जो बोलबाला है या जिस तरह से विज्ञान ने तरक्की की है, वो सब देखकर लगता है कि इतिहास इसी दिशा में तो बढ़ रहा था। लेकिन हरारी हमें आगाह करते हैं। वो कहते हैं कि ये एक भ्रम है जिसे पश्चात दृष्टि का भ्रम कहते हैं। असल में इतिहास जब घट रहा होता है तब भविष्य अनिश्चित होता है। उस समय कई रास्ते खुले होते हैं, कई संभावनाएं होती हैं। जो लोग उस समय जी रहे होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। जैसे आज हम नहीं जानते कि 50 साल बाद दुनिया कैसी होगी, वैसे ही 100 साल पहले के लोग नहीं जानते थे कि आज दुनिया ऐसी होगी। इतिहास कोई पहले से लिखी हुई कहानी नहीं है जो बस किरदार निभा रहे हैं। ये एक बहुत ही जटिल और अप्रत्याशित प्रक्रिया है। कल्पना कीजिए एक नदी की जो पहाड़ों से निकलकर समंदर की ओर बह रही है। जब हम समंदर के पास खड़े होकर नदी को देखते हैं तो उसका रास्ता हमें एक ही दिखता है। लेकिन जब नदी पहाड़ों से निकली थी तो उसके सामने कई संभावित रास्ते थे, कई घाटियां थी जिनसे वो गुजर सकती थी। छोटे छोटे पत्थर, जमीन का ढलान, बारिश की मात्रा, ऐसी कई चीजों ने मिलकर उसका अंतिम मार्ग तय किया। इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। आज जो हमें मुख्य धारा लगती है वो अतीत में कई छोटी बड़ी घटनाओं, संयोगों और फैसलों का नतीजा है। तो फिर सवाल उठता है कि क्यों कुछ विचार, कुछ संस्कृतियां, कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं इतनी फैल जाती हैं, इतनी सफल हो जाती हैं? क्या इसलिए कि वे इंसानों के लिए ज्यादा अच्छी होती हैं, ज्यादा सुख देती हैं? हरारी कहते हैं जरूरी नहीं। वो सांस्कृतिक विकास की तुलना जैविक विकास यानी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से करते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर के साथ। जैविक विकास में आमतौर पर वो जीव ज्यादा सफल होते हैं जो अपने पर्यावरण में बेहतर ढंग से जीवित रह पाते हैं और अपनी संतानें पैदा कर पाते हैं। लेकिन सांस्कृतिक विचारों या मीम, जैसा कि कुछ वैज्ञानिक इन्हें कहते हैं, यहां मीम का मतलब सिर्फ इंटरनेट वाले चुटकुले नहीं, बल्कि कोई भी सांस्कृतिक इकाई, जैसे कोई विचार, कोई फैशन, कोई कहानी के फैलने का मामला थोड़ा अलग है। कुछ विचार इसलिए फैलते हैं क्योंकि वे खुद को फैलाने में माहिर होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुछ वायरस खुद को फैलाने में माहिर होते हैं। जरूरी नहीं कि वो विचार मेजबान यानी इंसानों के लिए फायदेमंद ही हों। उदाहरण के लिए हरारी कहते हैं कि कृषि क्रांति ने इंसानों को ज्यादा काम करने और कम पौष्टिक भोजन खाने पर मजबूर किया, कम से कम शुरुआती दौर में। लेकिन कृषि का विचार इसलिए फैला क्योंकि इससे जनसंख्या घनत्व बढ़ा और ज्यादा लोग खेती करने लगे। इस तरह खेती का विचार खुद को और फैला सका। इसी तरह बड़े बड़े साम्राज्य इसलिए नहीं फैले कि वे हमेशा अपनी प्रजा को खुश रखते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास विस्तार करने और अपनी व्यवस्था को दूसरों पर थोपने की ताकत और विचारधारा थी। तो सांस्कृतिक सफलता का मतलब हमेशा मानवीय खुशी या कल्याण में बढ़ोतरी नहीं होता। कभी कभी जो विचार या व्यवस्थाएं लोगों को ज्यादा नियंत्रित कर सकती हैं या ज्यादा संसाधन जुटा सकती हैं, वे ज्यादा सफल हो जाती हैं, भले ही आम इंसान की जिंदगी उससे बेहतर ना हुई हो। ये एक कठोर सच्चाई है, लेकिन इतिहास को समझने के लिए इसे ध्यान में रखना जरूरी है। हरारी इस बात पर भी जोर देते हैं कि इतिहास में संयोग यानी कि चांस और संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्स्ट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कोई एक छोटी सी घटना, कोई एक अप्रत्याशित खोज या किसी एक व्यक्ति का कोई खास फैसला इतिहास की धारा को मोड़ सकता है। अगर फला लड़ाई का नतीजा कुछ और होता या फला वैज्ञानिक ने वो खोज कुछ साल बाद की होती तो शायद आज दुनिया कुछ और ही होती। इतिहास किसी एक दिशा में चलने वाला सीधा राजमार्ग नहीं है। ये एक ऐसा चौराहा है जहां से कई सड़कें निकलती हैं, और हम जिस सड़क पर आज हैं वो कई ऐतिहासिक दुर्घटनाओं और अप्रत्याशित मोड़ों का परिणाम है। किसी भी संस्कृति या विचार की सफलता सिर्फ उसकी अंदरूनी खूबियों पर ही नहीं, बल्कि उस समय के हालात, दूसरी संस्कृतियों के साथ उसके टकराव और महज किस्मत पर भी निर्भर करती है।
तो जब हम कहते हैं कि कोई साम्राज्य सफल रहा या कोई धर्म सफल रहा, तो इसका असली मतलब क्या है? क्या हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो ज्यादा समय तक टिका रहा, या ज्यादा बड़े इलाके में फैल गया, या उसने ज्यादा लोगों को अपने प्रभाव में ले लिया? हरारी हमें इस सफलता की परिभाषा पर गहराई से सोचने को कहते हैं। क्या रोमन साम्राज्य इसलिए सफल था क्योंकि उसने भूमध्य सागर के चारों ओर शांति स्थापित की कुछ समय के लिए, या हमें उन लाखों गुलामों और विजित रोगों की पीड़ा को भी ध्यान में रखना चाहिए जिनके शोषण पर वो टिका था? क्या कोई धर्म इसलिए सफल है क्योंकि उसके अनुयायियों की संख्या बहुत ज्यादा है, या हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या वो अपने अनुयायियों को ज्यादा दयालु, ज्यादा नैतिक और ज्यादा खुश बना रहा है? ये अध्याय सफलता का रहस्य हमें एक तरह से ये समझने में मदद करता है कि एकीकरण की प्रक्रियाएं जैसे पैसा, साम्राज्य और धर्म दुनिया में कैसे हावी हुईं। लेकिन ये हमें ये सवाल पूछने के लिए भी तैयार करता है कि इस सफलता की मानवीय कीमत क्या थी? क्या इस एकीकरण से, इस तथाकथित प्रगति से आम इंसान की जिंदगी में सचमुच बेहतरी आई? क्या हम पहले से ज्यादा खुश हुए? ये वो सवाल हैं जिनकी ओर हरारी हमें आगे ले जाएंगे, खासकर जब हम वैज्ञानिक क्रांति और उसके बाद के युग पर विचार करेंगे। तो सफलता का रहस्य एक तरह से पार्ट 3 यानी कि मानव जाति का एकीकरण का सार प्रस्तुत करता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे विभिन्न ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने अपनी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ मानव समाज को एक वैश्विक गांव की शक्ल दी है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास जटिल है और इसे सरल नुस्खों या नायक खलनायक की कहानियों में बांधना मुश्किल है। सफलता के पीछे अक्सर शक्ति, संयोग और कभी-कभी क्रूरता भी छिपी होती है। ये अध्याय हमें यह भी बताता है कि इतिहास का अध्ययन सिर्फ अतीत को जानना नहीं है, बल्कि ये समझना भी है कि हम आज जहां हैं वहां कैसे पहुंचे और हमारे आज के विश्वास और मूल्य कैसे गढ़े गए हैं। ये हमें अपने वर्तमान को और भविष्य की संभावनाओं को ज्यादा गहराई से समझने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 13 सफलता का रहस्य। उम्मीद है इस अध्याय ने आपको इतिहास को एक नए नजरिए से देखने और सफलता के मायने पर विचार करने के लिए प्रेरित किया होगा। आपके अनुसार इतिहास में असली सफलता क्या है और क्या हम अतीत की सफलताओं से आज के लिए कुछ सीख सकते हैं? अपने विचार नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करें। इसी के साथ सैपियंस का तीसरा भाग समाप्त होता है। आगे पार्ट 4 में हम एक ऐसी क्रांति की दहलीज पर खड़े होंगे जिसने मानव इतिहास की दिशा ही बदल दी, वैज्ञानिक क्रांति, द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। चैप्टर 14 अज्ञान की खोज से हम इस नए और रोमांचक भाग की शुरुआत करेंगे। ये वो दौर होगा जब इंसान ने ये मानना शुरू किया कि वो सब कुछ नहीं जानता और यहीं से ज्ञान का एक नया विस्फोट हुआ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और अपने ज्ञान की सीमाओं को विस्तार देते रहिए। धन्यवाद।